नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में जेपी नड्डा मिशन 2022 में जीत का मंत्र देंगे। उधर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर है। 2022 के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी 3 दिन लखनऊ में डेरा जमाए रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट में आज कांवड़ यात्रा मामले को लेकर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर अब सरकार ने जवाब दिया। एक हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दे दिया है, जिसके बाद आज आगे की सुनवाई होगी। वहीं लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के कथित आतंकियों के कथित मददगार की एटीएस रिमांड अर्जी की मांग पर भी आज सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा, कांवड़ यात्रा को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया गया है। कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार सांकेतिक कांवड़ यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइन बनाएंगे। इस तरह के हलफनामे के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन उससे पहले यह हलफनामा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया था खुद संज्ञान। अब इस पर हलफनामा दाखिल कर यह कहा गया है कि एक सांकेतिक कांवड़ यात्रा होगी और इसको लेकर अब जवाब दाखिल कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दायर किया है। क्या कुछ है इस हलफनामे में? जी देखिए नीलू, साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उस हलफनामे के मुताबिक उन्होंने बताया है कि पूरी तरीके से जो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर से जो कांवड़ यात्रा है वो फिलहाल सांकेतिक रूप से चलाया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि उन्होंने गाइडलाइन कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर बनाए हैं, जिसका पूरा पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में ये कहा गया है कि राज्य सरकार ही कांवड़ के मामले में उचित फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार पहले ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर तमाम तरीके से जो नियम हैं वो उन्होंने फिलहाल जारी कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरह कोविड के तीसरे चरण को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब यूपी सरकार ने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे के मुताबिक देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कांवड़ यात्रा को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था और यूपी सरकार से जवाब मांगा था। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए नियम से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। नीलू, ठीक है, बिल्कुल इस पर हमारी नजर रहेगी। आपसे दोबारा बातचीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच तीसरी लहर की तैयारी और कांवड़ यात्रा पर बातचीत होगी। तो इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी मनसुख मांडविया से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में ये मुलाकात होगी। दोनों के बीच तीसरी लहर की तैयारी और कांवड़ यात्रा पर बातचीत होगी। और देश का कोरोना अपडेट भी आपको देते चले तो 24 घंटे में 38,949 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 40,026 लोग ठीक हुए हैं और 24 ही घंटे में 542 लोगों की मौत भी हुई है। करीब 40 करोड़ लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। तो 24 घंटे में 40,026 लोग ठीक हुए हैं। करीब 40 करोड़ लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है और 24 घंटे में जो मामले आए हैं वो 38,949 केस हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 542 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है।
और लखनऊ में आज प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़ेंगे और बैठक की औपचारिक शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र देंगे। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित बीजेपी इस बैठक के जरिए 2022 चुनाव की तैयारियों पर जोर देगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, कितनी देर में यह बैठक शुरू हो रही है और कौन कौन इस वक्त पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए? देखिए नीलू, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है जो 11:30 बजे खास तौर पे उस लिहाज से शुरू होगी जब जेपी नड्डा खुद इस कार्य समिति का शुभारंभ करेंगे। हालांकि उसके पहले जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर हलचल शुरू हो गई। दिखाना चाहूंगी मैं तस्वीरों में आपको कि ये देखिए आज व्यवस्थाएं भी थोड़ी बदली हुई है बीजेपी दफ्तर की, क्योंकि 11:30 बजे जेपी नड्डा के शुभारंभ करने से पहले तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता आज पार्टी मुख्यालय पर ही आएंगे और इसी के अंदर जो हॉल बना हुआ है वहां से वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जेपी नड्डा के साथ मौजूद होंगे दिल्ली में। यानी कि अब से कुछ देर के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, कहना यह कि शुरू हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो दोनों डिप्टी सीएम और बड़े नेता हैं वो भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी कोई पहुंचा नहीं पार्टी मुख्यालय पर, लेकिन जो तैयारियां हैं वो जोरों पर दिखाई दे रही हैं। जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी रुके हुए संगठन मंत्री सुनील बंसल जो यहाँ पर रहते ही हैं तो वो भी अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा अभी कोई बड़ा नेता या यूं कहे तो पदाधिकारी भी पहुंचा नहीं है। कुछ देर के बाद इसको लेकर हलचल शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक ये माना जा रहा है कि तमाम सदस्य पदाधिकारी अंदर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 15-20 मिनट के बाद 11:30 बजे से जेपी नड्डा के संबोधन के बाद आज के कार्य समिति की बैठक का प्रॉपर शुभारंभ हो जाएगा, जहां पर दिन भर आज बैठकें चलेंगी। और ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव के लिहाज से कम कम जो उसकी रूपरेखा है, संगठन को कम से कम कामकाज सौंपने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, और जो एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है हर चुनाव से पहले कि स्ट्रैटेजिक तरीके से कार्यक्रमों को, सरकार के कामकाज को, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके प्रचार प्रसार को लेके जो रिस्पांसिबिलिटी सौंपी जाएंगी उसको लेकर भी आज दिन भर बातचीत चलेगी। दिन भर विचार विमर्श होगा, अलग अलग सत्र होंगे। इन सत्रों में सबका अलग अलग संबोधन होगा। शुभारंभ जेपी नड्डा करेंगे, समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बीच में जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा उस पर संबोधन यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का होगा। जो प्रारूप तैयार किया गया है, प्रचार का जो खाका तैयार किया गया है, उस पर संबोधन संगठन मंत्री सुनील बंसल का और डिप्टी सीएम तो कई सेशन में होगा और 2022 के लिहाज से ये बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इस तरह की बैठकें होती रहती हैं, लेकिन 2022 के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। 2022 के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी 3 दिन लखनऊ में डेरा डालेंगी। वो कांग्रेस संगठन को जीत का मंत्र देंगी। प्रियंका 18 जुलाई तक राजधानी में रहकर संगठन में जोश भरेंगी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो जिला और शहर अध्यक्षों के साथ भी बैठक कर उनका फीडबैक लेंगी। चुनाव से पहले पार्टी में नाराजगी और गुटबाजी भी दूर करने पर प्रियंका का फोकस रहने वाला है। हालांकि बीजेपी उनके दौरे को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे रही है। संगठन में जो हमारे प्रदेश के कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगी, फ्रंटल के जो हमारे यूथ एनएसयूआई, सेवा दल और सभी जो हमारे महिला कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक करेंगी। और निश्चित तौर से संगठन को और गति कैसे दिया जाए, 2022 का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, वो मूल मंत्र भी देने का काम करें। यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 दिवसीय अपने लखनऊ दौरे पर हैं। लगभग 12 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से सीधे गांधी प्रतिमा जीपीओ पहुंचकर माल्यार्पण करने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचेंगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में तमाम जगह प्रियंका गांधी के पोस्टरों से ये शहर पटा हुआ है। कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह है व उमंग है, जहाँ आज लगभग 1.5 साल बाद प्रियंका गांधी वाड्रा दिसंबर 2019 के बाद में, कोरोना काल के बाद में लखनऊ पहुँच रही हैं। कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का रेला लगा हुआ है। साथ ही साथ में तमाम कार्यकर्ता वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए भी अपनी कवायदों में लगे हुए हैं। ऐसे में जहां चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के भी तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं बूथ, ब्लॉक और मंडल स्तर के अधिकारियों से भी प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात करेंगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां कार्यकर्ताओं को वो मिशन 2022 के लिए गुरु मंत्र देंगी, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इसको कितनी जमीनी हकीकत बना पाते हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, यहां पर पेंशन की रिकवरी। जी हां, वृद्धावस्था पेंशन में गड़बड़ी का यह पूरा मामला था। समाज कल्याण विभाग पेंशन अब वापस लेगा। मृतकों के खाते में ये पेंशन की राशि जा रही थी। जांच में 2500 से ज्यादा मामले पकड़े गए हैं। समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी लापरवाही इसमें उजागर हुई है। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। समाज कल्याण विभाग अब जितने पेंशन मिले हैं अब तक वो सब वापस लेंगे। जो मृतकों के खाते में जा रही थी पेंशन, करीब ऐसे 2500 मामले हैं जो कि पकड़े गए हैं। समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी लापरवाही इसमें उजागर हुई है। तो पेंशन की रिकवरी के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग पेंशन वापस लेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृद्धा पेंशन के नाम पर अधिकारियों की लापरवाही का एक मामला उस वक्त सामने आया जब सीडीओ की जांच रिपोर्ट में 81,000 पेंशन धारकों की एक स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें 2854 वो लोग मिले जिनकी मौत या तो 3 महीने पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले हो चुकी है। इनकी जब डिटेल्स निकाली गई तो इनके परिजनों ने ना तो एफिडेविट लगाया, ना ही डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कराया, और ये पेंशन बैंकों के माध्यम से उनके फैमिली मेंबर्स तक पहुंच रही थी। अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि मई और जून में इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से मार्च की एक्सटेंड होते होते मई और जून तक आ गई। अब जब ये चीजें प्रकाश में आई तो 2800 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, और उसके बाद अभी एक नोटिस सर्व किया गया। लगभग बैंक के माध्यम से लाखों रुपए, 27 लाख के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है जो इन खातों में पहुंच चुका है। अब इनको वापस करने के लिए बैंक को एप्लीकेशन दी गई, और बैंक से कहा गया है कि जिनके जिनके खाता धारकों वृद्धा पेंशन, उनकी पेंशन एक बैंक अकाउंट क्लोज किए जाए, और उनके अकाउंट्स के माध्यम से जो एक्सेस मनी, डेथ सर्टिफिकेट डेट आगे से वो वापस मंगाया जाए। अब देखना ये होगा कि वो पैसा कितने दिन में और कैसे वापस आता है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों के मददगारों की रिमांड अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। शकील, मुस्तकिम और मुईद की रिमांड अर्जी की मांग को लेकर आज एटीएस की अर्जी पर सुनवाई होगी। एटीएस ने कल तीनों की कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और खबर अब ललितपुर से लेते हैं, जहां पर डायल 100 पुलिस कर्मियों पर हमला करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस वालों ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के पट सेमरा गांव में एक शराबी के उत्पात मचाने और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की जानकारी मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी हाथों में पत्थर लेकर हमलावर हो गया। उसकी पत्नी भी हाथ में डंडा लेकर पुलिस कर्मियों को खदेड़ती नजर आई। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। और लखनऊ में वेब सीरीज की शूटिंग रोक दी गई है। वेब सीरीज चूना की शूटिंग रोकी गई है। बताया जा रहा है कि डीएम ने यह शूटिंग रुकवाई है। अभिनेता जिमी शेरगिल कर रहे थे इस फिल्म की शूटिंग। यूनिट के 92 में से 5 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। मलिहाबाद के मिर्जागंज में चल रही थी शूटिंग, जिसे अब रुकवा दिया गया है। 5 लोग बताया जा रहा है। 92 की यूनिट थी, जिसमें से 5 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद डीएम ने इसकी शूटिंग को रुकवा दिया है। तो खबर यह आ रही है कि लखनऊ में वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। वेब सीरीज चूना, जिसका शूट वहां पर रोक दिया गया है। डीएम ने शूटिंग रुकवाई है।
जो मुख्य अभिनेता है जिमी शेरगिल वहां पर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन इस शूटिंग को रुकवाने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि 92 लोगों के यूनिट में से 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद अब डीएम ने इसकी शूटिंग रुकवा दी है। मलिहाबाद के मिर्जागंज में इसकी शूटिंग चल रही थी, जिसे अब रुकवा दिया गया है क्योंकि इस यूनिट के 5 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी लखनऊ में, जहां पर डीएम ने शूटिंग को रुकवाया है क्योंकि जो यूनिट थी 92 लोगों की, उसमें 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद शूटिंग रुकवाई गई है। इस पर और अधिक जानकारी के साथ अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या खबर इसको लेकर? देखिए, पूरा घटनाक्रम जो हुआ है लखनऊ शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे मलिहाबाद जो कस्बा है, वहां पर ये पूरी शूटिंग चल रही थी। इस इलाकों को मैंगो बेल्ट भी कहा जाता है। तो ग्रामीण इलाकों का जो दृश्य है वो फिल्मांकन कराने का काम यहाँ पर करीब 2 महीनों से चल रहा था। और दूसरी लहर जो अपने पीक पर थी, तो इसी यूनिट का एक व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव होने के बाद उसका निधन भी हो गया था। हालांकि इस यूनिट में उसके बाद वो तमाम लोग खुद को क्वारंटीन भी कर लिया था और तमाम जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं के तहत टीकाकरण भी हो गया था। लेकिन कल की खबर है कि इस यूनिट में से 5 लोग एक बार फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ के 3 डिफरेंट इलाकों में, यानी कि गोमती नगर, चिन्हट और चारबाग के इलाके में 3 होटलों में ये यूनिट के तमाम लोग रुके हुए हैं। तो ऐसे में क्योंकि तमाम लोग एक साथ काम कर रहे थे, तो इन तीनों होटलों पर प्रशासन ने कहा है, पुलिस वहां देखकर कहा गया है कि जहां पर है, ठीक है, तो जहां पर शूटिंग हो रही थी, जहां पर इनके यूनिट के लोग थे, उनको अब इस शूटिंग को रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी इस वक्त जनता दरबार में है। जनता दरबार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जनता दरबार में लोग मौजूद हैं और सीएम योगी सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं। सीएम योगी का जनता दरबार गोरखपुर में भी लगा था और एक बार फिर से लखनऊ में देखने को मिल रहा है जनता दरबार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपने फरियाद के साथ सीएम योगी के पास पहुंचे हैं। और कोरोना का असर कारोबार पर भी पड़ने लगा है, लेकिन कई बिजनेस इस दौर में भी न सिर्फ चमके बल्कि नए आयाम भी स्थापित किए। ऐसा ही एक ऐप है मौज, जिसने भारत सरकार की ओर से चीनी ऐप टिकटॉक को बंद किए जाने को अवसर में बदला। अभी मौज के 12 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हमें था कि ये जो ऐप बैन हुआ है, लोगों को बहुत सारे इंटरेस्ट है इस और हंगर है कि और कंटेंट कहाँ से आएगा। ये जो उन लोग यूज करते थे वो सब बैन हो गया, तो हमें लगा कि ये एक सही अपॉर्चुनिटी है। जो हमारा लर्निंग शेयर चैट पे था, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट इनटू अ मौज ऐप, and we could easily do that because we already had invested so much in the user acquisition, in the content ecosystem and artificial intelligence, that Moj came launched almost in 48 hours. हमने सोचा था कि 48 hours के अंदर लॉन्च करेंगे, बट जो जोश और जो जिगर से लोगों ने काम किया इसके ऊपर, वो 30 घंटे के अंदर इस ऐप को लॉन्च कर दिया आज। और उसके कारण आज ऑलमोस्ट 12 करोड़ लोग मंथली यूजर्स हैं इस ऐप में विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। मुझे लगता है कि मौज ऐसा एक ऐप बनेगा जो हर इंडियन यूज कर सकता है। आज अगर हमारे इंटरनेट पॉपुलेशन 600 मिलियन है, ये अगले 3-4 सालों में ये 1 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट पावर आ जाएगा। हमें लगता है कि हम इजीली ये हर 1 बिलियन लोगों को तक पहुंच सकते हैं। इसमें बड़े सेलिब्रिटीज भी आएंगे, इसमें मीडियम सेलिब्रिटीज भी आएंगे, इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी आएंगे, इसमें हर ग्रासरूट लेवल के इंसान अपना एक टैलेंट दिखा सकता है। हमें लग रहा है कि हम एक सही ट्रैक्शन में जा रहे हैं। 12 करोड़ लोग आ चुके हैं। हम अगले 1-1.5 साल में we are definitely confident that we can reach to around 300 million people and then go to a 500 million audiences, right? So we are very confident there.